और शिवराम जी, पद्माराम जी, किसान संघ अध्यक्ष और महापनी कमलेश, पांच नाम और बताओ क्यों? अरे पद्माराम जी से बार बार नाम ले और वसुंधरा जी दो है। वसुंधरा राम जी लेकिन सम्मानित मंच, आपका युवा मंडल और विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी सब लोग और विशेषकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, इतनी तादाद में बुजुर्ग लोग, किसान, 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं 21 तारीख को जालौर जिले के अंदर मेरे कार्यक्रम थे, सांचौर भी गया था और नेर के ऊपर जो धरना चल रहा है 600 दिन से वहाँ मैं धरना स्थल पे भी गया था और एक दिन पूरा मैं जालौर जिले के अंदर था, तब रंगाला और ये आपका इलाका पीछे छूट गया था। तो मैंने कहा मुझे दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा जोशीला इलाका है और जोशीले लोग आपकी तरह यहाँ पे रहते हैं। मैं आपसे मिलने दोबारा आपके बीच आप सबके दर्शन करने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा। कम तादाद के अंदर होते हुए आपने इतना जोशीला स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। तादाद कोई मायना नहीं रखती, जंगल में शेर एक ही होता है और एक दाड़ के नीचे सारे एकजुट होने के साथ जो शेर आता है। मजबूती होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए, सही दिशा के अंदर में चलना है। और जो आजादी की लड़ाई के अंदर जो लोग हमारे साथ थे, जो किसान को में साथ थी, जो शोषित दलित तबका साथ था, सबको साथ लेके हम नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अरमान बेनीवाल पे लोग जातिवाद के आरोप लगाते हैं, मैं मेरी जाति के विकास की बात जरूर करता हूँ, जवानों को लक्ष्य प्राप्ति की बात करता हूँ, लेकिन दूसरी जाति का हक और अधिकार मारने की कभी मैं बात नहीं करता। राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं और राजस्थान का कोई ऐसी जाति नहीं जिसके लिए अरमान बेनीवाल ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर मेरे पास आ गया और किसी का सुई भी चुप गई और मुझे किसी ने पुकारा तो उसे न्याय दिलाने के लिए अरमान बेनीवाल आधी रात को भी उसके गांव में उस जगह पर गया। मुझे लोगों ने याद किया बाढ़ के टाइम, जब आपके बाढ़ आई थी इस इलाके के अंदर, तो मैंने प्रयास किए थे कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि बाढ़ ग्रस्त जो इलाका था पूरा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ गया। कई लोग तो कांग्रेस नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वसुंधरा हेलीकॉप्टर से दौरा कर रही थी। मेरे को लोग कह रहे थे कि साहब वसुंधरा नीचे नहीं उतरी जमीन पे। मैंने कहा वसुंधरा तो आसमान में रहती है, नीचे उतरी कब थी? और यहाँ पे इससे नीचे नहीं उतरी होगी कि भाई नीचे बाढ़ आ रही है, तैरना नहीं आता होगा मैडम को, मैं डूब नहीं जाऊं बाढ़ के अंदर, या उतना मेरे पैर मेले हो जाएंगे, महारानी के पैर मेले नहीं हो तो आपके बीच कैसे आएंगे? और तो कोई मुझे बता रहा था, हेलीकॉप्टर के अंदर एक अधिकारी था, वो कह रहा था मैडम तो परमानेंट गई है। मैं क्यों कैसे कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भी ऊपर से हंस रही थी, हाँ कितना अच्छा नजारा दिखा। तो भाइयों ये राजस्थान में ये राजस्थान की तस्वीर है और इस तस्वीर और इस तकदीर से तो राजस्थान का भला नहीं होने वाला। एक बार वसुंधरा को हटा दोगे तो गहलोत आ जाएगा और गहलोत को हटाओगे तो 70 जाति अलग अलग समाजों में अलग अलग जाति बता के फिर वसुंधरा आ जाएगी। फिर राजस्थान का भला कब होगा बताओ? 70 साल वैसे निकाल दिए, 200 साल अंग्रेज राज करके, राजा महाराजा करके, तो फिर किसानों का राज कब आएगा राजस्थान में? बताओ तो सही। मेरे किसान तकलीफ के अंदर है और मैं सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। कई लोगों को, कई मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि आपकी जो ये लड़ाई है इसका उद्देश्य क्या है? मैंने कहा मेरी लड़ाई का उद्देश्य ये है
कि जो नेता नींद में सो रहे हैं उनको तो मैं जगाऊं और पार्टियों का दिमाग ठीक करूं दोनों का। और इसके साथ ये हुंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर आपके जनप्रतिनिधि नेता आपके सरपंच साहब है, अगर ये सरपंच साहब पंचायत में मजबूती से अपना खुद का काम करेंगे तो लोग अपना निश्चित हो जाएंगे हमारा सरपंच मजबूत है। लेकिन आपके नेता मजबूत नहीं, वो कांग्रेस और बीजेपी के नेता है, वो किसानों के नेता नहीं है। अगर वसुंधरा बीजेपी के नेताओं को कहते हैं कि सिट डाउन तो एक दूसरे को मैडम को पहले कौन देखे नीचे पड़ता हुआ आगे मैडम के थैंक पहले बैठे हमारे गजेंद्र सिंह नंबर नहीं आने दे किसी के पहले वही पड़ जाते हैं। वेरी गुड बहुत ध्यान से नीचे पूरा। तो भाइयों और गहलोत कहते कांग्रेस वालों को सिट डाउन, तो अभी तो सारे गहलोत के कहते सिट डाउन हो जाएंगे। मैं उनको कहता हूँ कि जब लोग तुमसे राजी नहीं, लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते, अगर मंत्री पद ले भी लोगे उस मंत्री पद का क्या फायदा कि अपने घर परिवार में अपनी इज्जत नहीं हो। कम से कम मुझे धन्यवाद दो कि राजस्थान का समाज, किसान और जवान और पीड़ित शोषित सबका हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद तो दे रहा है राजस्थान के अंदर। क्योंकि आपकी लड़ाई को अगर मैं नहीं होता तो राजस्थान के अंदर लड़ाई जिंदा नहीं होती। पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठी हुई। कोई हुआ क्या आंदोलन बड़ा? देखा क्या आपने कोई हुंकार करते हुए कांग्रेस को? और कांग्रेस के मुद्दे देखना आप जो लेके आए टोल मुक्त राजस्थान की मैं बात करता हूँ। राजस्थान के अंदर कि टोल मुक्त होना चाहिए राजस्थान। तो रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स नहीं देंगे। कांग्रेस के राज ने भी टोल लिया था, बीजेपी वाले भी टोल ले। मैंने कहा फ्री बिजली मिले किसान को। हम बिजली उत्पादन के अंदर 1 नंबर पे जा रहे हैं, इस बात की हुंकार भरेंगे। जिस तरह पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर फ्री बिजली मिलती है, राजस्थान फ्री बिजली की बात कांग्रेस ने नहीं कही। बिजली की दरें जरूर बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो फ्री बिजली की बात करने का मतलब नहीं, इनका तो किसान की सोच नहीं। और तीसरी बात हमने करी कि जब गन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारें 17 साल में माफ कर सकती है, तो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ करो। इस बात की दूसरी उतार मारना, पूरा कर्जा माफ करेंगे, आधा नहीं। सरकार बांटना चाहेगी हमारे को। कुछ किसान नेताओं को लॉलीपॉप दे देगी कि मैं 3,000 का कर दूंगी, कोई कहते 5,000 तक का कर दो। क्यों? दुकान खोल खोल के बैठे सब लोग अपनी, ठीक है ना? तो अपनी दुकानें बंद होती हुई दिखती, हर कोई अपनी दुकान नहीं खोल के बैठा। भाइयों उस कर्ज माफी से तो बिना कर्ज माफी अच्छी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कर्ज माफी हुई, मध्य प्रदेश में हुई, पंजाब में हुई। उत्तर प्रदेश में तो किसानों का कर्ज माफ हुआ है, कहीं तो 34 रुपए और कहीं 300 रुपए। उस कर्ज माफी से हमें क्या है भाई? हम तो कहते हैं कि संपूर्ण कर्जा जो किसानों को पड़े, सरपंच साहब एक लाइन चला दो कि बैंकों का कर्जा फ्री, कर्ज मुक्त किसान, एक आदेश इस बात की चौथी उतार। जब मैं बाड़मेर के अंदर भर रहा हूँ, आपका भी इलाका नजदीकी है, तो जालोर के मुद्दे को लेकर बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को अभी तक जो मुआवजा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा का जब सत्र चलेगा उसके अंदर जालोर और बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो बाढ़ से भारी तबाही हुई थी, इसका मुआवजा दिलाने की लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेंगे और हुंकार रैली के अंदर भी बाड़मेर से सरकार को चेताएंगे कि हमारे भाइयों को उनका मुआवजा दो जो हाँ करके गए थे। और जब नेताओं ने सेल्फी ठीक नहीं, फोटो तो खिंचा लिए, तो मैं जगह मतलब सब याद दिला दूंगा किसको क्या क्या देना, क्या क्या देना। तुम मजबूत रहना, तुम अगर कमजोर पड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरी सीट तो सुरक्षित है फ्यूचर में, ठीक है। मैं तो चाहे कि फुटबॉल खेलो वापिस आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने वाले और लोग अकेला हनुमान बेनीवाल परिवर्तन की बात जरूर कर सकता है, लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब विधायकों की संख्या राजस्थान के अंदर बढ़ेगी। तो कांग्रेस बीजेपी से छोड़े किसान की बात करेंगे तो भी तेजा जी का जयकारा कर सकते हैं, अम्बेडकर की जय बोल सकते हैं, राम सफीर की जय बोल सकते हैं। ऐसे नेता हमारे को चाहिए जो मजबूती से उठाए। वो नेता आप चुन के भेजोगे तभी काम होगा। एक हमारी मांग सरकार से रहेगी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज आप
उत्पादन करते हो फसल का, लेकिन आप की फसलों का जो उत्पादन होता है और माल मंडी में जाता है तो उसका भाव आप तय थोड़ी करते हो, व्यापारी करते हैं। यह स्वामीनाथन आयोग जो बहुत पहले किसानों की सोच के हिसाब से दिल्ली की सरकार ने बनाया था, कोई भला आदमी आ गया होगा उस समय का भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लाओ, किसान को कैसे मजबूत किया जाए, खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए। उस आयोग की रिपोर्ट को आप पढ़ोगे और उस हिसाब से अगर उस रिपोर्ट को लागू कर दे तो किसान जो इस हालात के अंदर गुजर रहा है, आज समर्थन मूल्य की खरीद के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, मंडी से हमारी ट्रॉली वापस आ जाती है, सर्वेयर हमारे माल को रिजेक्ट कर देते हैं, वो स्थिति नहीं बनेगी। 100 रुपए खेती पे खर्च करते हैं, हमें 57 रुपए मिलते हैं। अमेरिका और जापान के अंदर 100 रुपए खर्च करते हैं, वहाँ 200 रुपए मिलते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जैसे ही लागू होगी, यहाँ भी किसान की खेती लाभकारी हो जाएगी और दुगनी कीमत आपको मिलेगी। इस बात की मुखार भरेंगे हम, इस बात की मुखार भी भरेंगे कि 4 लाख खाली पद भरो। हमारे बच्चे बेरोजगार से तंग आके या तो हाथ में बंदूक उठा के वो अपराधी बन रहे, या किसी गैंग के सदस्य बन रहे, या कट्टा पिस्तौल लेके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए दौड़ रहे। बच्चों को दिशा कौन देगा? इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। सरकार को बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होगा। 4 लाख नौकरियां खाली पद भरने होंगे और जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को देना होगा। इस बात की सरकार आपके यहाँ वोट मांगने आई थी और आप गए विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के, पूरा राम जी तो मस्त वाला आदमी उनका मकान मेरे सामने, पूरा राम जी का हाथ में सरकार लेती है। पूरा राम जी तो बात कर सकते हैं। मैं ये कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अच्छे लोग जो भी हैं, जहाँ भी है, वो प्रयास करते होंगे। मैं अच्छे लोगों की बुराई राजस्थान के अंदर नहीं करता, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर अच्छा व्यक्ति है तो हनुमान बेनीवाल उनका विरोध राजस्थान के अंदर कहीं नहीं करता। और अगर गुंडा बदमाश और भ्रष्टाचारी है तो वो कितना ही बड़ा ताकतवर हो और कितना ही बड़ा माफिया हो, उसके खिलाफ करने के लिए उसके घर के बाहर मैंने विधानसभा के अंदर जब सरकार के 4 साल हुए थे, अभी पहले तो विधानसभा से हमें निलंबित किया हुआ था, अगली बार वापस किया है क्योंकि मैं आपके लिए अकेला लड़ता हूँ। बीजेपी के 160 विधायकों से लड़ता हूँ। कांग्रेस को जब मेरी जरूरत होती है तो मेरे को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं बीजेपी से लड़ने के लिए, और जब मुझे कांग्रेस की जरूरत पड़ती है 15 लाख की करी थी ना, और 4 साल हो गए तो 12 लाख तो लग जानी चाहिए। अभी तक 4 साल में कितनी लगेगी बताओ? 3 लाख फसल लगेगी। तो एक मंत्री खड़ा होकर बोला आप चिंता मत करो, हमने 15 लाख नौकरियां लगा दी। मैंने कहा कहाँ लगा दी? बोले नरेगा में लगा दी। तो भाइयों ये तो नरेगा में नौकरी को भी नौकरी कह रहे हैं और बोले क्या कि हमने सरकारी नौकरी की बात करें, वो तो गलती से हमारी जबान भी चल गई थी। और ज्यादा गलत ये कह देंगे तो गहलोत को ले आओ, उसका भी राज देखा था, वो कैसा था। तो आप जब तक गहलोत और वसुंधरा के फेर से नहीं निकलोगे ना, तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। अपने बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो हमें नई सोच के साथ क्रांति का आगाज करना होगा और परिवर्तन का आगाज करने के लिए उत्तर का विधायक राजस्थान के किसान और जवान को जगाने के लिए निकला है, गरीब मुसलमान को जगाने के लिए निकला है। आप सब लोग सत्ता में जिस दिन कब्जा कर लोगे उस दिन सारी बातें अपना हो जाएगी, खाली पद भी बढ़ जाएंगे। और ये कानून की स्थिति बिगड़ी है ना, ये थानेदार आपकी क्या रक्षा करेंगे जब पुलिस घूमती है? ये तो खुद अपने थानों के आगे रात को 3-3 संतरी खड़े रखते हैं। एक थाने के अंदर मैंने पूछा अरे तुम 3 संतरी खड़े क्यों रखते हो? थानेदार बोला साहब अपराध बढ़ गया, कोई थाने में घुस के हमारे को नहीं मारते। सारी सिटी वसुंधरा के चारों तरफ रहती है और थाने वाले अपने थाने की सुरक्षा करते हैं। तो भाइयों कहाँ पे राज है? यहाँ तो पोपा भाई का राज है राजस्थान। पत्रकार मुझे पूछ रहे थे
कि पोपा भाई का राज क्या है आप बताओ। तो मैंने कहा मैंने पोपा भाई को देखा नहीं, मैंने सुना था कि पोपा भाई का राज होता है, प्रधान जी जानते हो पुरानी बातें, कि पोपा भाई के राज के अंदर ये होता था कि पोपा भाई का राज मतलब यूं ही चल रहा था। तो मैंने कहा भाई पोपा भाई का राज में इसलिए कह रहा हूँ कि वसुंधरा के राज में 8 बजे बाद सुबह 10 बजे तक यूं ही चलता है। 8 बजे मैडम जो पीके सो जाती है, चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या चलता होगा ना। तो आप लोग तैयार हो जाओ राजस्थान फतेह हासिल करने के लिए। और अभी हमारा मकसद कोई सत्ता प्राप्त नहीं है, हमें किसान का कर्जा माफ कराना है, बिजली माफ करानी है, बच्चों को रोजगार दिलाना है। और तो और इन प्रतिबंधित जिलों के नाम पे बेचारे टीचर्स लगा दिए, 15-15 साल से हम बैठे हैं। 15-15 साल से लोग यहाँ बैठे और यहाँ के लोग दूसरी जगह बैठे। तो कोई नीति नहीं है सरकार की, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है वो 5 साल या 3 साल जिस जिले में कर ले, उसको भी हक होना चाहिए जो दूसरी जगह, उनके भी परिवार होते हैं। आपने बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बताओ क्या कर दिया। जैसे कोई कलेक्टर है और उसकी बीबी कलेक्टर है, तो दोनों को कैडर पंजाब राजस्थान मिले तो पंजाब के राजस्थान कैडर मिल जाएगा। इसका पति राजस्थान नौकरी करता ना, उसको राजस्थान मिलेंगे। बड़े अधिकारी और बड़े नेता अपने हिसाब से कानून में तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, लेकिन इन बीच वाले जो हमारे कर्मचारी है, टीचर, ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवारी, पुलिस का कांस्टेबल, इन्होंने क्या नुकसान किया, इन्होंने क्या दोष किया। तो इन पे आप लगा रहे हो कि 12 साल से पहले सिपाही का तबादला नहीं होगा, 15 साल से पहले टीचर अपने जिले में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 30 साल की पूरी नौकरी होती है। ये अधिकार सबका अधिकार है और सबके लिए समान नीति लागू होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट के ऊपर से नहीं आए, वो भी यही कलेक्ट्रेट से बने और सब जनता के नौकर हैं, आपके सेवक है, वो नौकर सा है और असली मालिक आप हो। हमारे नेता कमजोर पड़ गए, इसलिए कलेक्ट्रेट भी के और दूसरे अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट भी आगे हो गए। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो 4 साल के अंदर सरकार से लड़ाई लड़ी है। वसुंधरा ने 12 मुकदमे दर्ज किए मेरे ऊपर, 12 मुकदमे, और एक मुकदमे में मुझे सजा हो रही 3 साल की। वो मुकदमा ये था कि 20 साल पहले छात्र संघ चुनाव के अंदर जब देसी बोस कांड हो गया था और गलत तरीके से किसान के बेटों को 20 साल पहले फंसाया जा रहा था, तो मैं रास्ते पे बैठा था, मैंने कहा न्याय हो रहा है। उस मामले में एक मजिस्ट्रेट थी, हमें लंबी कहानी आपको देर देर पता लग जाएगी, उसने जानबूझ के 3 साल की सजा हम लोगों को ठोक दी। वो तो भला हो दूसरे ऊपर वाले कोर्ट का कि हमें न्याय मिला, वो स्टे हो गई, तो भी सजा तो ये भी तक। तो मैंने ये कहा कि अगर छात्र हितों के लिए लड़ते हुए और किसानों के लिए लड़ते हुए हनुमान बेनीवाल के सीने पे कोई गोली भी लग जाएगी तो मुझे गम नहीं इस बात का, मेरे भाइयों को जगाने का प्रयास करूंगा। अगर भगत सिंह ने सोच लेता कि देश आजाद होने के बाद मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो असेंबली के अंदर बम नहीं फेंकता। तात्या टोपे सोच लेता कि मैंने शुरुआत की है, अंग्रेज मुझे मारेंगे तो तात्या टोपे 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं करता, अंग्रेजों को चैलेंज करेगी। और जिस तरह तात्या टोपे ने शुरुआत करी, भगत सिंह ने उसको अमली जामा पहनाया और भगत सिंह ने सोचा कि भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भारत माता की जो गुलामी की बेड़ियों में चली हुई है, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराऊंगा, मेरे भाई को न्याय दिलाऊंगा, हिंदुस्तान को आजाद करूंगा। तो फांसी पर चढ़ गया। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति में भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं तो ये भी कहता हूँ अगर मुझे मंत्री बनना होता तो मैं वसुंधरा की गोद में जाके बैठ जाता 15 साल पहले, और गहलोत की गोद में बैठता, और फिर वसुंधरा वाली वापिस बैठ जाता, फिर गहलोत वाली बैठते लोग, पार्टी बदलते नहीं बदलते और मंत्री भी लगातार रहते हैं। लेकिन मैंने कहा जब किसान और जवान का सम्मान नहीं, वह हनुमान बेनीवाल ऐसी जगह नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने कहा मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा, संतरी बन के राजस्थान के अंदर। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ बता दूं, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की दुल्हन नहीं बनूंगा। या तो बनूंगा दूल्हा और या बनूंगा भारती, कोई दूल्हा आप नहीं बनूंगा तो उसकी बारात में बनूंगा मैं घूंघट निकाल कर अपने दूसरे किसान नेताओं से खड़ा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। और ये कहता मैंने बता दिया ना, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जिस
सोच को जगाने के लिए निकला हूँ राजस्थान के अंदर। ये चिंगारी नहीं, ये भूकंप आएगा, ये गोला बारूद, ये चिंगारी फटे, ऐसा तूफान का रूप लेगी। ये इतनी बड़ी ज्वालामुखी राजस्थान के अंदर आएगी कि जिसका अंदाजा इन दोनों पार्टियों को नहीं होगा। अगर रात की 7:15 बजे आप नंगाड़ा के अंदर इस तरह 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, मैं बता दूं वो दिन दूर नहीं जब सरकार को आपका कर्जा माफ भी करना होगा। सरकार आपके पीछे पीछे घूमेगी। वोट की कीमत तय कराना सीख जाओ। आप क्या करते हो, एक को हराने का काम करते हो, इसको हराना, आगे कौन जीता है? एक को हरा के और दूसरे को जीतने वाला हमारा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जिस दिन ये तय कर लोगे अपना आप किसानों का राज जाएगा राजस्थान के अंदर, तो ये आपको तय करना है। अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान करना है। हनुमान बेनीवाल अकेला लड़ रहा है 4 साल से। लोग मुझे शुरू के अंदर तो मेरी ये हालत थी कि हमारे समाज के अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते थे, तो मैं उनको कहता था आप इतने डरते क्यों? कि हम इससे डरते हैं, हमें तो कलेक्टर लगना है, एसपी लगना है, कहीं आपसे बात करते हुए वसुंधरा में कॉल डिटेल निकाल दी तो हमें एपीओ कर देंगे। मैंने कहा आप अपना सीधा सीखो और आप अपना काम चलाओ। हनुमान बेनीवाल अपने जवानों के दम पे और किसानों के दम पे राजस्थान को हम लड़ेंगे। लेकिन आज जो आपका आशीर्वाद मुझे मिला और राजस्थान के जवान ने इस बार करवट ले लिए और जवान जिधर चलता है उधर जमानत चलता है। कई जातियों के लोग मुझे पूछते हैं कि आप दूसरे नेताओं को साथ लाओ, तो मैं कह रहा हूँ मैं नए नेता बना तो सकता हूँ आपके आशीर्वाद से। अब पकड़ के मैं कहाँ से लाऊं बताओ? अपना मैं कोचिंग में उठा कर लाऊंगा? प्रधान जी बताओ, जैसे प्रधान जी आगे मेरे साथ, सरपंच साहब आगे, इसमें जज्बा होता है, दिल होता है, वही दिलेरों का स्वागत करते हैं। और जिनमें दिल नहीं होता वो हृदय उठ के छूट जाते हैं। और पार्टियों के अंदर भी आप अगर आंतरिक लोकतंत्र की बात करो, हिम्मत से काम लो, तो पार्टियां ऐसे नेताओं को बाहर नहीं निकाल सकती जिनके प्रति जनता खड़ी होती है। ये बीजेपी जिससे सबसे ज्यादा मैंने लड़ाई लड़ी, इस सीएम का सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान के अंदर मैंने किया। लेकिन जब 2013 के चुनाव थे तब सीएम ने मुझे फोन करके कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, पुरानी सब बातों को भूल जाओ। मैंने कहा आप भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। हमारे किसानों के और हमारे बुजुर्गों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको मैं नहीं भूल सकता। हनुमान बेनीवाल आपकी सोच के साथ नहीं रह सकता, वो भ्रष्टाचार को मिटाएगा। मैं इनके लिए चुनाव लड़ूंगा और मैं राजस्थान के जवानों और किसान को जगाने का काम करूंगा। हरियाणा के अंदर मेरे भाई तकलीफ के अंदर दिखे, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सीने पर पुलिस और आर्मी ने गोलियां मारी। हरियाणा के नेता हो सकते हैं, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल हरियाणा भी गया और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए। अगर मेरे भाई तकलीफ के अंदर होंगे तो भाई के भाई काम नहीं आएगा, तो क्या काम का भाई बताओ मुझे? आप भी तो मेरा स्वागत इसलिए कर रहे हो ना, तो भाई बंदी देखी होगी आपने। और जो दूसरी जातियों के लोग हमारे साथ बैठे किसानों के, वो भी ये चाहते हैं कि हनुमान भी हमारा है, असली किसान का बेटा है। वो किसान की बात करता है, वो देवासी समाज की बात भी करता है, वो पटेल समाज की बात भी करता है, वो प्रजापति की बात भी करता है, सुधार की भी करता है, दलित की करता है, मुसलमान भी करता है और सारे सिरवी की भी करता है और सारे समाजों को साथ लेके चलता है। तभी तो नागौर की रैली के अंदर 5 लाख की भीड़ हुई। 5 लाख की भीड़ कभी नहीं, मोदी की 80,000 वो भी सीएम और पीएम भीड़ कैसे करते हैं? गाड़ियां बेचते हैं, स्लीपर कोच नई गाड़ियां और पनीर के पकौड़े, खाने को कई तरह के सामान, कह रहे जीवन की भी व्यवस्था है, आने जाने की भी है। और कई जगह जयपुर में मैं प्रदर्शन देखता हूँ, पैसे देके भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। 700 रुपए रोज के दूंगा, 5 घंटे नारे लगा लेना, या 1000 रुपए दे दूंगा, पूरे दिन खड़ा रहना। नेताओं को जो पैसे कमाने तो करेंगे क्या? जब उनको लगे कि ताकत जा रही है तो किसी भी हथकंडे किसी भी तरीके का अपना सकते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए भीड़ अपनी आत्मा से और दिल से आशीर्वाद देने के लिए आती है। मैं 1 रुपया भी मेरी रैली में खर्च नहीं करता और बाड़मेर की रैली के अंदर भी मुझे पता है बिना स्लीपर कोच के आप जालोर से भी अपने साधनों से बाड़मेर आओगे नहीं रामदेवरा का मेला भराओ या कुंभ का मेला भराओ, अर्ज कुंभ तो चौथन के अंदर भट्टा में देख के आया था उससे बड़ा रेला बाड़मेर होना चाहिए, जैसे तेजा जी के मेले के अंदर जा रहे हो, ऐसा होगा।